चैप्टर 23। सत्य। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। मेरा शरीर अकड़ गया था, जैसे कि मैं इतने समय में एक बार भी नहीं हिला था। मेरा दिमाग चकरा गया था और धीमा था। अजीब, रंगीन सपने सपने और बुरे सपने मेरे सिर के अंदर चक्कर खा रहे थे। वे बहुत जीवंत थे, भयानक और स्वर्गीय, सभी एक साथ मिलकर एक विचित्र उलझन में थे। तीव्र अधीरता और भय था, दोनों उस निराशाजनक सपने का हिस्सा थे जहां आपके पैर पर्याप्त तेजी से नहीं चल सकते। और वहां बहुत सारे राक्षस थे, लाल आंखों वाले शैतान जो अपनी सभ्यता के लिए और भी भयानक थे। सपना अभी भी गहरा था, मैं उनके नाम भी याद रख सकता था। लेकिन सपने का सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट हिस्सा डरावना नहीं था। ये वह देवदूत था जो सबसे स्पष्ट था। उसे जाने देना और जगाना मुश्किल था। ये सपना सपनों की उस तिजोरी में नहीं जाना चाहता था जिसे मैं फिर से देखने से इनकार करता था। मैं इससे जूझ रहा था क्योंकि मेरा दिमाग अधिक सतर्क हो गया था, वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे याद नहीं था कि सप्ताह का कौन सा दिन था, लेकिन मुझे यकीन था कि जेकब या स्कूल या काम या कुछ और मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि अगले दिन का सामना कैसे करना है। किसी ठंडी चीज ने मेरे माथे को हल्के दबाव के साथ छुआ। मैंने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, और यह असामान्य रूप से वास्तविक लग रहा था। मैं जागने के बहुत करीब था, किसी भी पल, और यह चला जाएगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए बहुत वास्तविक था, मेरे लिए अच्छा होने के लिए बहुत वास्तविक था। मैंने जो पत्थर की भुजाएं कल्पना की थीं, वे मेरे चारों ओर लिपटी हुई थीं। अगर मैंने इसे और आगे बढ़ने दिया, तो मुझे बाद में इसका पछतावा होगा। एक हार मानते हुए, मैंने भ्रम को दूर करने के लिए अपनी पलकें पीछे खींच लीं। ओह! मैंने हौंफते हुए अपनी मुट्ठी अपनी आंखों पर रख ली। खैर, स्पष्ट रूप से, मैं बहुत आगे निकल गया था। मेरी कल्पना को इतना बेकाबू होने देना एक गलती रही होगी। ठीक है, तो जाने देना गलत शब्द था। मैंने इसे बेकाबू होने के लिए मजबूर किया, काफी हद तक मेरे मतिभ्रम का पीछा किया और अब मेरा दिमाग टूट गया था। मुझे ये समझने में आधे सेकंड से भी कम समय लगा कि जब तक मैं सचमुच पागल हूँ, तब तक मैं भ्रमों का आनंद ले सकता हूँ, जब तक वे सुखद हैं। मैंने फिर अपनी आंखें खोली और एडवर्ड अभी भी वहीं था, उसका सुंदर चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उसकी धीमी आवाज में चिंता थी। ये बहुत अच्छा था, क्योंकि भ्रम दूर हो गए थे। चेहरा, आवाज, खुशबू, सब कुछ डूबने से कहीं बेहतर था। मेरी कल्पना की सुंदर कल्पना ने मेरे बदलते हाव भावों को चिंता से देखा। उसकी पुतलियों की पुतली काली थी, जिसके नीचे चोट के निशान जैसी परछाइयां थीं। इसने मुझे चौंका दिया। मेरे भ्रमग्रस्त एडवर्ड्स को आमतौर पर बेहतर खाना मिलता था। मैंने 2 बार पलकें झपकाईं और उस आखिरी चीज को याद करने की कोशिश की जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वह सच थी। एलिस मेरे सपने का हिस्सा थी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वाकई वापस आई थी, या ये सिर्फ प्रस्तावना थी। मुझे लगा कि वह उस दिन वापस आ गई थी जब मैं लगभग डूब गया था। ओह क्रैप! मैंने कर्कश स्वर में कहा। नींद के कारण मेरा गला भर आया था। क्या हुआ, बेला? मैंने नाखुशी से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा चिंतित था। मैं मर गया, है न? मैंने कराहते हुए कहा। मैं डूब गया। बकवास, बकवास, बकवास। ये चाली को मार डालेगा। एडवर्ड ने भी भौहें सिकोड़ी। तुम मरी नहीं हो, तो फिर मैं क्यों नहीं जाग रहा हूँ? मैंने अपनी भौहें उठाते हुए चुनौती दी। तुम जाग रही हो, बेला? मैंने अपना सिर हिलाया। जरूर, जरूर, यही तुम चाहते हो कि मैं सोचूं। और फिर जब मैं जागूंगा तो यह और भी बुरा होगा। अगर मैं जागूंगा, जो कि मैं नहीं जागूंगा, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। ये भयानक है। बेचारा चाली, और रेनी और जैक। मैंने जो किया था, उस पर मैं डर गया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे दुर्स्वप्न समझ सकते हो। उसकी क्षणिक मुस्कान गंभीर थी। लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा क्या किया होगा कि तुम नरक में पहुंच गए।
क्या मेरे दूर रहने के दौरान तुमने कई हत्याएं की थीं? मैंने मुंह बनाया, बिल्कुल नहीं। अगर मैं नरक में होता तो तुम मेरे साथ नहीं होते। उसने आह भरी। मेरा सिर साफ होता जा रहा था। मेरी आंखें एक सेकंड के लिए अनिच्छा से उसके चेहरे से हटकर अंधेरी खुली खिड़की पर चली गईं और फिर वापस उसकी ओर। मुझे विवरण याद आने लगे और मुझे लगा कि मेरे गालों की त्वचा पर एक हल्की अपरिचित लाली सी छा गई है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि एडवर्ड वास्तव में सचमुच मेरे साथ था और मैं बेवकूफ बनकर समय बर्बाद कर रही थी। तो क्या ये सब सच में हुआ था? मेरे सपने को हकीकत के रूप में फिर से स्थापित करना लगभग असंभव था। मैं इस अवधारणा को समझ नहीं पाया। ये निर्भर करता है। एडवर्ड की मुस्कान अभी भी कठोर थी। अगर आप इटली में हमारे लगभग नरसंहार होने की बात कर रहे हैं, तो हाँ। कितना अजीब है, मैंने सोचा। मैं वाकई पूरी तरह से चला गया। क्या तुम्हें पता है कि मैं अल्बुकर्क से आगे पूर्व में कभी नहीं गया था? उसने आंखें घुमाईं। शायद तुम्हें वापस सो जाना चाहिए। तुम्हारी बात ठीक से नहीं चल रही है। मैं अब थका नहीं हूँ। अब सब कुछ साफ हो रहा था। क्या समय हो गया है? मैं कितनी देर से सो रहा हूँ? अभी तो सुबह के 1 बजे के बाद का समय है। तो लगभग 14 घंटे हो गए होंगे। जब वह बोल रहा था तो मैं खींच गया। मैं बहुत अकड़ गया था। चाली, मैंने पूछा। एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। सो रहा हूँ। तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि मैं अभी नियम तोड़ रहा हूँ। खैर, तकनीकी रूप से नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं फिर कभी उसके दरवाजे से नहीं आऊंगा और मैं खिड़की से अंदर आया। लेकिन फिर भी इरादा स्पष्ट था। चाली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? मैंने पूछा। अविश्वास जल्दी ही क्रोध में बदल गया। उसकी आंखें उदास थीं। क्या तुम्हें कुछ और उम्मीद थी? मेरी आंखें पागल हो गई थीं। मैं अपने पिता से कुछ बातें करने जा रहा था। शायद यह उन्हें याद दिलाने का अच्छा समय होगा कि मैं वयस्क होने की कानूनी उम्र पार कर चुका हूँ। बेशक, सिद्धांत रूप में छोड़कर यह इतना मायने नहीं रखता था। बहुत जल्द ही प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। मैंने अपने विचारों को कम दर्दनाक रास्तों की ओर मोड़ दिया। क्या कहानी है? मैंने पूछा। वास्तव में उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही बातचीत को सहज रखने की भी पूरी कोशिश कर रही थी। अपने आप पर दृढ़ नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं उसे अपने अंदर भड़की उन्मत्त कुतरती लालसा से डरा न दूं। आपका क्या मतलब है? मैं चाली को क्या बता रही हूँ? गायब होने का मेरा बहाना क्या है? वैसे मैं कितने समय के लिए गायब थी? मैंने अपने मन में घंटों की गिनती करने की कोशिश की। बस 3 दिन। उसकी आंखें कस गईं, लेकिन इस बार वह ज्यादा स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। दरअसल, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आपके पास कोई अच्छा स्पष्टीकरण होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कराहते हुए कहा। अद्भुत। ठीक है, शायद एलिस कुछ लेकर आएगी, उन्होंने मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, और मुझे तसल्ली मिली। बाद में मुझे किससे निपटना था, इसकी परवाह किसे थी? हर सेकंड जब वह यहाँ था, इतना करीब, उसका बेदाग चेहरा मेरी अलार्म घड़ी पर नंबरों की मंद रोशनी में चमक रहा था, कीमती था और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो मैंने शुरू किया, सबसे कम महत्वपूर्ण लेकिन फिर भी बेहद दिलचस्प सवाल को शुरू करने के लिए। मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया था और वह किसी भी समय जाने का फैसला कर सकता था। मुझे उसे बात करते रखना था। इसके अलावा यह अस्थायी स्वर्ग उसकी आवाज़ के बिना पूरी तरह से पूरा नहीं था। तुम 3 दिन पहले तक क्या कर रहे थे? उसका चेहरा एक पल में ही चिंताग्रस्त हो गया। कुछ भी बहुत रोमांचक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैंने बुदबुदाया। तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? ठीक है, मैंने अपने होंठ सिकोड़ते हुए सोचा। अगर तुम आखिरकार सिर्फ एक सपना होते, तो तुम यही कहते। मेरी कल्पना का इस्तेमाल हो चुका होगा। उसने आह भरी। अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो क्या तुम आखिरकार यकीन कर पाओगे कि तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आ रहा है? दुर्स्वप्न, मैंने तिरस्कारपूर्वक दोहराया। वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। शायद मैंने 1 सेकंड सोचने के बाद कहा, अगर तुम मुझे बताओ। मैं शिकार कर रहा था।
क्या यही सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? मैंने आलोचना की। इससे निश्चित रूप से यह साबित नहीं होता कि मैं जाग रहा हूँ। वह झिझका और फिर धीरे से बोला, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए। मैं भोजन के लिए शिकार नहीं कर रहा था। मैं वास्तव में अपना हाथ ट्रैकिंग में आजमा रहा था। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। आप क्या ट्रैक कर रहे थे? मैंने उत्सुकता से पूछा। कोई खास बात नहीं। उसके शब्द उसके हाव भाव से मेल नहीं खा रहे थे। वह परेशान और असहज दिख रहा था। मैं नहीं समझता। वह झिझका। उसका चेहरा, जो घड़ी की रोशनी से एक अजीब हरे रंग की आभा से चमक रहा था, फटा हुआ था। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, बेशक मैं तुमसे बहुत, उससे भी ज्यादा माफी मांगता हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, शब्द इतनी तेजी से बहने लगे, जिस तरह से मुझे याद है कि वो कभी कभी उत्तेजित होने पर बोलता था, कि मुझे वास्तव में उन सभी को पकड़ने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने पीछे कितनी गंदगी छोड़ रहा हूँ। मुझे लगा कि यहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षित है। बहुत सुरक्षित। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्टोरिया, नाम कहते समय उसके होंठ पीछे मुड़ गए, वापस आएगी। मैं मानता हूँ, जब मैंने उसे एक बार देखा था, तो मैं जेम्स के विचारों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर इस तरह की प्रतिक्रिया थी, कि उसका उससे इतना लगाव भी था। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यों वो उसके बारे में इतना आश्वस्त थी। उसके असफल होने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया। यह उसका अति आत्मविश्वास था जिसने उसके बारे में उसकी भावनाओं को धुंधला कर दिया था, जिसने मुझे उनकी गहराई, वहाँ के बंधन को देखने से रोक दिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें झेलने के लिए छोड़ा है, उसके लिए कोई बहाना है। जब मैंने सुना कि तुमने एलिस से क्या कहा, उसने खुद क्या देखा, जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें अपना जीवन वेयरवुल्फ के हाथों में सौंपना पड़ा, अपरिपक्व, अस्थिर, विक्टोरिया के अलावा सबसे बुरी चीज, वो कांप उठा और शब्दों की बौछार कुछ सेकंड के लिए रुक गई। कृपया जान ले कि मुझे इनमें से किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, अपने दिल की गहराई तक बीमार, अब भी, जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित देख और महसूस कर सकता हूँ। मैं सबसे दयनीय बहाना हूँ। रुको, मैंने उसे बीच में टोका। वो मुझे पीड़ा भरी आंखों से देख रहा था, और मैं सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ऐसे शब्द जो उसे इस काल्पनिक दायित्व से मुक्त कर सके, जिसने उसे इतना दर्द दिया। वे शब्द कहने में बहुत कठिन थे। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें बिना टूटे कह पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे इसे सही तरीके से करने की कोशिश करनी थी। मैं उसके जीवन में अपराधबोध और पीड़ा का स्रोत नहीं बनना चाहता था। उसे खुश रहना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। मैं वाकई हमारी पिछली बातचीत के इस हिस्से को टालना चाहता था। इससे बात बहुत जल्दी खत्म हो जाती। चाली के लिए सामान्य रहने की कोशिश करते हुए मैंने कई महीनों तक अभ्यास किया और अपने चेहरे को चिकना बनाए रखा। एडवर्ड, मैंने कहा। बाहर निकलते समय उसका नाम सुनकर मेरा गला थोड़ा जल गया। मैं छेद के भूत को महसूस कर सकता था, जो उसके गायब होते ही खुद को फिर से चौड़ा करने के लिए इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बार कैसे बच पाऊंगा। अब इसे रोकना होगा। आप इस तरह से चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। आप इस अपराधबोध को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकते। आप मेरे साथ होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह मेरे जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए, अगर मैं अगली बार बस के सामने या किसी और चीज के सामने गिरता हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि दोष लेना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ इसलिए भाग नहीं सकते क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि आपने मुझे नहीं बचाया। अगर मैं मरने के लिए उस चट्टान से कूद भी जाता, तो भी यह मेरी पसंद होती, आपकी कोई गलती नहीं होती। मुझे पता है कि हर चीज के लिए दोष अपने ऊपर लेना आपका स्वभाव है, लेकिन आप वाकई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इस हद तक चले जाएं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। एस्मे और कार्लिसले के बारे में सोचें। और मैं अपना संयम खोने के कगार पर था। मैंने गहरी सांस लेने के लिए रुककर खुद को
शांत करने की कोशिश की। मुझे उसे आज़ाद करना था। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि ऐसा फिर कभी न हो। इसाबेला मैरी स्वान, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। वो लगभग पागल लग रहा था। क्या तुम मानती हो कि मैंने वोल्टुरी से मुझे मारने के लिए कहा क्योंकि मैं दोषी महसूस कर रहा था? मैं अपने चेहरे पर खाली अज्ञानता महसूस कर सकता था। क्या तुम्हें नहीं पता था? क्या आप दोषी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बेला, मैं वोल्टुरी गया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो, उसने कहा। उसकी आवाज नर्म थी, आंखें उग्र थीं। भले ही तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ न होता, वह कांप उठा और उसने आखिरी शब्द फुसफुसाया, भले ही यह मेरी गलती न होती, मैं पूरी तरह से चला जाता। जाहिर है, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। मुझे रोज़ली से दूसरे हाथ से बात करने के बजाय सीधे एलिस से बात करनी चाहिए थी। लेकिन सच में, जब लड़के ने कहा कि चार्ली अंतिम संस्कार में था, तो मुझे क्या सोचना चाहिए था? क्या संभावना है? संभावनाएं। फिर वह विचलित होकर बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे ठीक से सुन पा रहा हूँ। संभावनाएं हमेशा हमारे खिलाफ होती हैं, एक के बाद एक गलतियां। मैं रोमियो की फिर कभी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैंने कहा, यही तो मेरी पूरी बात है। तो क्या, माफ करें, तो क्या हुआ अगर मैं मर गया? जवाब देने से पहले वह मुझे बहुत देर तक संदेह भरी निगाहों से देखता रहा। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुझे वह सब याद है जो तुमने मुझे बताया था, उन शब्दों सहित जिन्होंने बाकी सब बातों को नकार दिया था। उसने अपनी ठंडी उंगली की नोक मेरे निचले होंठ पर रगड़ी। बेला, लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने खूबसूरत चेहरे पर आधी मुस्कान के साथ अपना सिर आगे पीछे हिलाया। यह कोई खुशनुमा मुस्कान नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने पहले ही इसे स्पष्ट रूप से समझा दिया है। बेला, मैं ऐसी दुनिया में नहीं रह सकता जहां तुम मौजूद नहीं हो। मेरा सिर घूम गया जब मैंने उचित शब्द की तलाश की। भ्रमित। ये काम कर गया। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा था। उसने अपनी ईमानदार, गंभीर निगाहों से मेरी आंखों में गहराई से देखा। मैं एक अच्छा झूठा हूँ, बेला, मुझे ऐसा होना ही चाहिए। मैं स्तब्ध हो गया, मेरी मांसपेशियां मानो किसी झटके के कारण अकड़ गई थीं। मेरी छाती में दरार की रेखा हिल गई, उसके दर्द से मेरी सांस रुक गई। उसने मेरा कंधा हिलाया, मेरी कठोर मुद्रा को ढीला करने की कोशिश करते हुए। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैं झूठ बोलने में माहिर हूँ, लेकिन फिर भी, तुम इतनी जल्दी मुझ पर यकीन क्यों कर रही हो? उसने कराहते हुए कहा। यह बहुत दर्दनाक था। मैं अभी भी जमी हुई प्रतीक्षा कर रही थी। जब हम जंगल में थे, जब मैं तुम्हें अलविदा कह रहा था, मैंने खुद को याद करने की इजाज़त नहीं दी। मैंने खुद को सिर्फ वर्तमान में ही रखने की कोशिश की। तुम जाने नहीं दोगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं ये देख सकता था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा करने से मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें यह नहीं समझा पाया कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में और ज्यादा समय लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो तुम भी आगे बढ़ोगी। एक साफ सुथरा ब्रेक, मैंने अविचलित होठों से फुसफुसाया। बिल्कुल, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह करना इतना आसान होगा। मुझे लगा कि यह लगभग असंभव होगा कि आप सच के बारे में निश्चित होंगे कि मुझे आपके दिमाग में संदेह का बीज बोने के लिए घंटों झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने झूठ बोला, और मुझे बहुत खेद है क्योंकि मैंने आपको चोट पहुंचाई। खेद है क्योंकि यह एक बेकार प्रयास था। खेद है कि मैं आपको उस चीज से नहीं बचा सका जो मैं कर सकता था। मैंने आपको बचाने के लिए झूठ बोला और यह काम नहीं आया। मुझे खेद है, लेकिन तुम मुझ पर कैसे विश्वास कर सकती हो? आखिरकार हजारों बार मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसे क्या आप एक शब्द से मुझ पर अपना विश्वास तोड़ने की इजाजत दे सकते हैं?
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इतना सदमे में था कि कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाया। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता था कि तुम ईमानदारी से यह मानते थे कि मैं अब तुम्हें नहीं चाहता था। सबसे बेतुकी, हास्यास्पद अवधारणा, जैसे कि कोई ऐसा तरीका हो जो तुम्हारी जरूरत के बिना भी अस्तित्व में हो सकता है। मैं अभी भी स्तब्ध था। उसके शब्द समझ से परे थे, क्योंकि वे असंभव थे। उसने मेरा कंधा फिर से हिलाया, बहुत जोर से नहीं, पर इतना कि मेरे दांत थरथराने लगे। बेला, उसने आह भरते हुए कहा, सच में, तुम क्या सोच रही थी? और इसलिए मैं रोने लगी। आंसू बहने लगे और फिर बुरी तरह से मेरे गालों पर बहने लगे। मुझे पता था, मैं रो पड़ी। मुझे पता था कि मैं सपना देख रही थी। तुम असंभव हो, उसने कहा, और वह एक बार जोर से हंसा, निराश होकर। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तुम सोई नहीं हो, और तुम मरी नहीं हो। मैं यहाँ हूँ, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मेरे दिमाग में तुम्हारा चेहरा देख रहा था, हर पल जब मैं दूर था। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, तो ये सबसे काली तरह की ईशनिंदा थी। मैंने अपना सिर हिलाया, जबकि मेरी आंखों के कोनों से आंसू बहते रहे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है न? उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसका चेहरा हमेशा की तरह पीला पड़ गया था। मैं ये बात धुंधली रोशनी में भी देख सकता था। तुम झूठ पर यकीन क्यों कर सकते हो, लेकिन सच पर नहीं? तुम्हारा मुझसे प्यार करना कभी भी उचित नहीं था, मैंने अपनी आवाज़ 2 बार तोड़ते हुए समझाया। मुझे हमेशा से यह पता था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका जबड़ा कड़ा हो गया। मैं साबित कर दूंगा कि तुम जाग रहे हो, उन्होंने वादा किया। जब मैंने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे चेहरे को अपनी मजबूत हथेलियों के बीच सुरक्षित रूप से पकड़ लिया और मेरी कोशिशों को अनदेखा कर दिया। कृपया ऐसा मत करो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। वह रुक गया, उसके होंठ मेरे होंठों से सिर्फ आधा इंच की दूरी पर थे। क्यों नहीं? उसने पूछा। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लगी, जिससे मेरा सिर घूम गया। जब मैं जागूंगा, उसने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, तो मैंने संशोधित किया, ठीक है, जब आप फिर से जाएंगे तो इसे भूल जाएंगे, इसके बिना भी यह काफी कठिन होगा। वो 1 इंच पीछे हट गया और मेरे चेहरे को घूरने लगा। कल, जब मैं तुम्हें छू रहा था, तो तुम इतनी झिझक रही थी, इतनी सावधान, और फिर भी वैसी ही थी। मुझे जानना है क्यों? क्या इसलिए कि मैं बहुत देर से आया हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है? क्योंकि तुम आगे बढ़ गई हो, जैसा कि मैं चाहता था? यह बिल्कुल उचित होगा। मैं तुम्हारे निर्णय का विरोध नहीं करूँगा। इसलिए मेरी भावनाओं को बख्शने की कोशिश मत करो। कृपया मुझे अभी बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार कर सकती हो या नहीं? क्या तुम कर सकती हो? उसने फुसफुसाया। ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। बस इसका जवाब दो, कृपया। मैं उसे बहुत देर तक घूरता रहा। मैं तुम्हारे बारे में जो महसूस करता हूँ, वो कभी नहीं बदलेगा। बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे बस यही सुनना था। उसका मुंह उस समय मेरे मुंह पर था, और मैं उससे लड़ नहीं सकता था। इसलिए नहीं कि वह मुझसे हजारों गुना ज्यादा ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि जैसे ही हमारे होंठ मिले, मेरी इच्छा शक्ति धूल में मिल गई। ये चुंबन उतना सावधानी से नहीं किया गया था जितना कि मुझे याद है, जो मेरे लिए ठीक था। अगर मैं खुद को और ज्यादा चीरना चाहता था, तो मैं जितना संभव हो उतना सौदा कर सकता था। इसलिए मैंने भी उसे चूमा। मेरा दिल एक अनियमित लय में धड़क रहा था, जबकि मेरी सांसें हाँफने लगी थीं और मेरी उंगलियां लालच से उसके चेहरे पर चली जा रही थीं। मैं अपनी हर रेखा पर उसके संगमरमरी शरीर को महसूस कर सकती थी, और मुझे बहुत खुशी थी कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। दुनिया में ऐसा कोई दर्द नहीं था जो इसे मिस करने का औचित्य साबित करता हो। उसके हाथों ने मेरे चेहरे को याद कर लिया था, उसी तरह जैसे मेरे हाथ उसके चेहरे को याद कर रहे थे, और कुछ सेकंड के लिए जब उसके होंठ मुक्त थे, उसने मेरा नाम फुसफुसाया।
जब मुझे चक्कर आने लगा तो वह पीछे हट गया और अपना कान मेरे दिल से लगा दिया। मैं वहीं हतप्रभ होकर लेटा रहा, अपनी सांसों के धीमे और शांत होने का इंतजार करता रहा। वैसे उसने सहज स्वर में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और ऐसा लगा कि उसने मेरी चुप्पी में संदेह सुना है। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी नज़रों को अपनी नज़रों में कैद कर लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं, उसने और गंभीरता से कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें एक सामान्य, खुशहाल, मानवीय जीवन जीने का मौका मिले। मैं देख सकता था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, तुम्हें लगातार खतरे के किनारे पर रखकर, तुम्हें उस दुनिया से दूर ले जाकर, जिसमें तुम हो, हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जान जोखिम में डाल रहा था। इसलिए मुझे कोशिश करनी पड़ी, मुझे कुछ करना था, और ऐसा लग रहा था कि छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। अगर मुझे नहीं लगता कि तुम बेहतर होगे, तो मैं कभी खुद को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूँ। सिर्फ तुम ही मेरी चाहत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हो। जिसकी मुझे जरूरत थी, मुझे जो चाहिए और जिसकी मुझे जरूरत है, वो है तुम्हारे साथ रहना। और मुझे पता है कि मैं फिर कभी इतना मजबूत नहीं हो पाऊंगा कि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। मेरे पास रहने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, इसके लिए भगवान का शुक्र है। ऐसा लगता है कि तुम सुरक्षित नहीं हो सकते, चाहे मैं हमारे बीच कितने भी मील की दूरी क्यों न बना लूं। मुझसे कोई वादा मत करो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मैं खुद को उम्मीद करने दूं और वह बेकार हो जाए, तो यह मुझे मार डालेगा। जहां वे सभी निर्दयी पिशाच मुझे खत्म नहीं कर पाए, वहां उम्मीद ही काम आएगी। उसकी काली आंखों में क्रोध की चमक थी। तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपना सिर हिलाया और इस पर सुसंगत रूप से सोचने की कोशिश की। इस परिकल्पना की जांच करने के लिए कि वो मुझसे प्यार करता था, जबकि वस्तुनिष्ठ, नैदानिक रहा, ताकि मैं उम्मीद के जाल में न फंस जाऊं। तुम्हारा मतलब हो सकता है अभी, लेकिन कल के बारे में क्या, जब तुम उन सभी कारणों के बारे में सोचोगी जिनकी वजह से तुमने पहली बार मुझे छोड़ा था? या अगले महीने, जब जैस पर मेरी तस्वीर खींचेगा? वो सकपका गया। मैंने अपने जीवन के उन आखिरी दिनों के बारे में सोचा, जब वो मुझे छोड़कर चला गया था। मैंने उन्हें उस फिल्टर के माध्यम से देखने की कोशिश की जो वह अब मुझे बता रहा था। उस दृष्टिकोण से, ये कल्पना करते हुए कि उसने मुझे प्यार करते हुए भी छोड़ दिया, मेरे लिए मुझे छोड़ दिया, उसकी चिंता और ठंडी खामोशी ने एक अलग अर्थ ले लिया। ऐसा नहीं है कि आपने पहले निर्णय के बारे में नहीं सोचा था, है ना? मैंने अनुमान लगाया, आप वही करेंगे जो आपको सही लगता है। मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना तुम मुझे मानते हो, उसने कहा। सही और गलत का मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, मैं वैसे भी वापस आ रहा था। रोज़ली ने मुझे खबर देने से पहले ही मैं एक हफ्ते या एक दिन भी जीने की कोशिश करने से थक चुका था। मैं 1 घंटे के लिए संघर्ष कर रहा था। ये सिर्फ समय की बात थी और ज्यादा समय नहीं लगा जब मैं तुम्हारी खिड़की पर दिखा और तुमसे मुझे वापस लेने की भीख मांगी। अगर तुम चाहो तो मैं अभी भीख मांगने में खुश होऊंगा। मैंने मुंह बनाया, कृपया गंभीर हो जाओ। ओह, मैं हूँ, उसने जोर देकर कहा, अब घूरते हुए। क्या तुम कृपया सुनने की कोशिश करोगी कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? क्या तुम मुझे ये समझाने की कोशिश करने दोगी कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो? वह बोलते समय मेरे चेहरे का निरीक्षण करते रहे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं सचमुच सुन रही हूँ। तुमसे पहले, बेला, मेरी जिंदगी एक अमावस्या की रात की तरह थी। बहुत अंधेरी, लेकिन वहाँ तारे थे, प्रकाश और तर्क के बिंदु। और फिर तुम एक उल्का की तरह मेरे आकाश में उड़ गईं। अचानक सब कुछ जल उठा, चमक थी, सुंदरता थी। जब तुम चली गईं, जब उल्का क्षितिज पर गिर गई, तो सब कुछ काला हो गया। कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन मेरी आंखें रोशनी से अंधी हो गई थीं। मैं अब तारे नहीं देख सकता था, और किसी भी चीज के लिए कोई कारण नहीं था। मैं उस पर यकीन करना चाहता था, लेकिन वह जो बता रहा था वह मेरी बिना उसके जिंदगी थी, न कि इसके उलट।
आपकी आंखें समायोजित हो जाएंगी, मैंने बुदबुदाया। यही तो समस्या है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। आपके ध्यान भटकाने वाली चीजों के बारे में क्या? वह बिना किसी हास्य भाव के हंसा। बस झूठ का एक हिस्सा, प्यार। पीड़ा से कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था। मेरा दिल लगभग 90 सालों से नहीं धड़का है, लेकिन यह अलग था। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल चला गया हो, जैसे मैं खोखला हो गया हूँ। जैसे मैंने अपने अंदर जो कुछ भी था, वह सब तुम्हारे साथ छोड़ दिया है। ये तो अजीब बात है, मैंने बुदबुदाया। उसने एक भौं को ऊपर उठाया और कहा, मज़ेदार। मेरा मतलब अजीब था, मुझे लगा कि यह सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे बहुत से हिस्से भी गायब हो गए। मैं इतने लंबे समय से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने अपने फेफड़ों को भर लिया, इस अनुभूति का आनंद लेते हुए। और मेरा दिल, वह निश्चित रूप से खो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से अपना कान मेरे दिल पर रख दिया। मैंने अपना गाल उसके बालों से सटाया, अपनी त्वचा पर उसके बालों की बनावट को महसूस किया, उसकी मीठी खुशबू को सूंघा। ट्रैकिंग तब विचलित करने वाली बात नहीं थी। मैंने पूछा, उत्सुकता से, और खुद को विचलित करने की भी जरूरत थी। मैं उम्मीद करने के बहुत खतरे में था। मैं खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। मेरा दिल धड़क रहा था, मेरी छाती में गाना बज रहा था। नहीं, उसने आह भरी। ये कभी भी ध्यान भटकाने वाली बात नहीं थी। यह एक दायित्व था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही मुझे विक्टोरिया से किसी भी तरह के खतरे की उम्मीद नहीं थी, मैं उसे भागने नहीं दूंगा। खैर, जैसा कि मैंने कहा, मैं इसमें बहुत बुरा था। मैंने उसे टेक्सास तक खोज निकाला, लेकिन फिर मैं ब्राजील तक एक गलत सुराग का पीछा करता रहा और वास्तव में वह यहाँ आ गई। उसने कराहते हुए कहा, मैं सही महाद्वीप पर भी नहीं था। और इस बीच, मेरे सबसे बुरे डर से भी बदतर, तुम विक्टोरिया का शिकार कर रहे थे। जैसे ही मुझे अपनी आवाज मिली, मैंने 2 सप्तकों में चीखते हुए कहा। चाली के दूर से आने वाले खर्राटों की आवाज हकलाने लगी और फिर एक नियमित लय में आ गई। ठीक नहीं, एडवर्ड ने मेरे आक्रोशित भाव को भ्रमित नजर से देखते हुए उत्तर दिया। लेकिन इस बार मैं बेहतर करूंगा। वह ज्यादा देर तक सांस अंदर बाहर करके अच्छी हवा को दूषित नहीं करेगी। यह सवाल से बाहर है, मैंने घुटते हुए कहा। पागलपन। भले ही उसके पास एम्मेट या जैस्पर की मदद हो। भले ही उसके पास एम्मेट और जैस्पर की मदद हो। यह मेरी अन्य कल्पनाओं से भी बदतर था। जेकब ब्लैक विक्टोरिया की क्रूर और बिल्ली जैसी आकृति से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मैं नहीं कर सका। मैं एडवर्ड की वहां कल्पना भी नहीं कर सकता, हालांकि वह मेरे आधे मानव मित्र से कहीं अधिक टिकाऊ था। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं शायद पिछली बार को छोड़ देता, लेकिन अभी नहीं, उसके बाद नहीं। मैंने फिर से उसे टोका, शांत रहने की कोशिश करते हुए। क्या तुमने अभी वादा नहीं किया था कि तुम नहीं जाओगे? मैंने पूछा, शब्दों को बोलते समय संघर्ष करते हुए, नहीं उन्हें अपने दिल में बसने दिया। यह एक विस्तारित ट्रैकिंग अभियान के साथ बिल्कुल संगत नहीं है ना? वह भौंचक्का रह गया। उसकी छाती में एक गुर्राहट सी उभरने लगी। मैं अपना वादा निभाऊंगा, बेला। लेकिन विक्टोरिया, गुर्राहट और भी स्पष्ट हो गई, मरने वाली है। जल्द ही। जल्दबाजी न करें, मैंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। शायद वह वापस नहीं आ रही है। जैक के झुंड ने शायद उसे डरा दिया है। उसे खोजने जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा मेरे पास विक्टोरिया से भी बड़ी समस्याएं हैं। एडवर्ड की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। ये सच है, वे वुल्फ एक समस्या हैं। मैंने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, मैं जेकब के बारे में बात नहीं कर रहा था। मेरी समस्याएं उन मुट्ठी भर किशोर भेड़ियों से कहीं अधिक बदतर हैं जो खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। एडवर्ड को ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह ठीक नहीं है। उसके दांत आपस में टकराए और वह उनके बीच से बोल पड़ा। सच में? उसने पूछा। तो फिर आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? क्या विक्टोरिया का लौटना आपके लिए इतनी महत्वहीन बात होगी? दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? मैंने टालते हुए कहा। ठीक है, उसने संदेहास्पद भाव से सहमति जताई।
मैं रुक गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं नाम बता पाऊंगा। कुछ और लोग भी हैं जो मुझे ढूंढने आ रहे हैं। मैंने उसे धीमे से फुसफुसाते हुए याद दिलाया। उन्होंने आह भरी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं थी जितनी मैंने विक्टोरिया को दिए गए उनके जवाब के बाद कल्पना की थी। वोल्टुरी केवल दूसरे सबसे महान हैं। आप इस बात से ज्यादा परेशान नहीं लग रहे हैं, मैंने कहा। खैर, हमारे पास इस पर सोचने के लिए बहुत समय है। समय का मतलब उनके लिए आपके या मेरे लिए से बहुत अलग है। वे वर्षों को उसी तरह गिनते हैं जिस तरह आप दिन गिनते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आप 30 साल के हो जाएं और फिर से उनके दिमाग में आए, उन्होंने हल्के से कहा। मेरे अंदर भय व्याप्त हो गया। 30, इसलिए अंत में उनके वादों का कोई मतलब नहीं था। अगर मैं किसी दिन 30 साल की हो जाऊंगी, तो वो लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बना सकता। इस ज्ञान के कठोर दर्द ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने पहले से ही उम्मीद करना शुरू कर दिया था, बिना खुद को 5.0 करने की अनुमति दिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। जब उसने मेरी आंखों के किनारों पर फिर से आंसू की ओस को देखा तो वह चिंतित हो गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा जब तक तुम यहाँ हो। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी परवाह थी कि उसके जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। उसने मेरे चेहरे को अपने 2 पत्थर के हाथों में लेकर उसे कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी आधी रात की आंखें एक ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ मेरी आंखों में घूर रही थीं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुमने 30 कहा था, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। आंसू किनारे से बह निकले। क्या तुम रहने जा रहे हो? लेकिन मुझे वैसे भी बूढ़ा हो जाने दो। ठीक है। उसकी आंखें नर्म हो गईं, जबकि उसका मुंह कठोर हो गया। मैं यही करने जा रहा हूँ। मेरे पास क्या विकल्प है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट नहीं करूँगा। क्या ये वास्तव में? मैंने अपनी आवाज़ को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन यह सवाल बहुत कठिन था। मुझे उसका चेहरा याद आया जब एरो ने उससे लगभग विनती की थी कि वो मुझे अमर बनाने पर विचार करे। वहाँ बीमार नजर आ रही थी। क्या मुझे इंसान बनाए रखने की यह जिद वास्तव में मेरी आत्मा के बारे में थी, या यह इसलिए था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह मुझे इतने लंबे समय तक अपने साथ रखना चाहता है? हाँ, उन्होंने मेरे प्रश्न की प्रतीक्षा करते हुए पूछा। मैंने एक अलग सवाल पूछा। लगभग, लेकिन उतना मुश्किल नहीं। लेकिन जब मैं इतनी बूढ़ी हो जाऊंगी कि लोग मुझे तुम्हारी माँ समझेंगे? तुम्हारी दादी। घृणा से मेरी आवाज पीली पड़ गई थी। मैं सपने के आईने में फिर से दादी का चेहरा देख सकती थी। उसका पूरा चेहरा अब नर्म हो गया था। उसने अपने होठों से मेरे गालों से आंसू पोंछे। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, उसने मेरी त्वचा पर सांस ली। तुम हमेशा मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज रहोगी। बेशक। वह थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा झिझका। अगर तुम मुझसे बड़ी हो जाओगी और तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं समझूंगा, बेला। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहोगी तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। उसकी आंखें तरल गोमेद जैसी थीं और पूरी तरह ईमानदार थीं। उसने ऐसे बोला जैसे उसने इस मूर्खतापूर्ण योजना पर अंतहीन विचार किया हो। तुम्हें पता है कि मैं अंततः मर जाऊंगा, है ना? मैंने पूछा। उसने इस भाग के बारे में भी सोचा था। मैं जल्द से जल्द इसका अनुसरण करूंगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। मैंने सही शब्द की तलाश की। बीमार, बेला, यह एकमात्र सही रास्ता है। चलो 1 मिनट के लिए पीछे चलते हैं, मैंने कहा। गुस्सा महसूस करने से स्पष्ट, निर्णायक होना बहुत आसान हो गया। तुम्हें वोल्टुरी याद है न? मैं हमेशा इंसान नहीं रह सकता। वे मुझे मार देंगे, भले ही वे मेरे 30 साल के होने तक मेरे बारे में न सोचें। मैंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे भूल जाएंगे? नहीं, उसने धीरे से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। वे भूलेंगे नहीं, लेकिन वह मुस्कुराया और मैं उसे सावधानी से घूरता रहा। शायद मैं ही अकेला पागल नहीं था। मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। और ये योजनाएं, मैंने कहा, हर शब्द के साथ मेरी आवाज और तीखी होती जा रही थी। ये सारी योजनाएं मेरे इंसान बने रहने पर केंद्रित हैं। मेरे रवैये ने उसके चेहरे पर कठोरता ला दी।
स्वाभाविक रूप से उसका स्वर कठोर था, उसका दिव्य चेहरा अभिमानी था। हम एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहे। फिर मैंने एक गहरी सांस ली, अपने कंधों को चौड़ा किया, मैंने उसकी बाहों को दूर धकेल दिया ताकि मैं बैठ सकूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? उन्होंने पूछा, और ये देखकर मेरा दिल दहल गया कि इस विचार से उन्हें ठेस पहुंची है, हालांकि उन्होंने इसे जाहिर करने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने उससे कहा, मैं जा रहा हूँ। जब मैं बिस्तर से बाहर निकला और अंधेरे कमरे में अपने जूते ढूंढने लगा तो उसने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, मैंने उससे कहा, अभी भी इधर उधर टटोल रहा था। वो उठकर मेरे पास आया और बोला, ये रहे आपके जूते। आपने वहां जाने की क्या योजना बनाई? मेरा ट्रक, इससे शायद चाली जाग जाएगा, उन्होंने उसे रोकने के लिए कहा। मैंने आह भरी, मुझे पता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वैसे भी कई हफ्तों तक घर में ही रहना पड़ेगा। मैं और कितनी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। कोई नहीं, वो मुझे दोष देगा, तुम्हें नहीं। यदि आपके पास कोई बेहतर विचार है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यहीं रुको, उन्होंने सुझाव दिया, लेकिन उनके चेहरे पर आशा भरी अभिव्यक्ति नहीं थी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम आगे बढ़ो और अपने घर जैसा महसूस करो। मैंने उसे प्रोत्साहित किया, ये देखकर आश्चर्यचकित था कि मेरी चिढ़ाना कितना स्वाभाविक लग रहा था, और दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो मुझसे पहले ही वहां आ गया था और मेरा रास्ता रोक रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ी और खिड़की की ओर मुड़ा। यह जमीन से ज्यादा दूर नहीं था और नीचे ज्यादातर घास थी। ठीक है, उसने आह भरी, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। मैंने कंधे उचका दिए। कोई भी रास्ता, लेकिन शायद तुम्हें भी वहां होना चाहिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप असाधारण रूप से राय रखने वाले व्यक्ति हैं, और मुझे यकीन है कि आप अपने विचार व्यक्त करने का मौका चाहेंगे। किस विषय पर मेरे विचार? उसने दांत पीसते हुए पूछा। यह अब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हो, तुम्हें पता है। मेरा अपना निजी ब्रह्मांड, बेशक, एक अलग कहानी थी। अगर तुम मुझे इंसान छोड़ने जैसी बेवकूफ़ी भरी बात पर वोल्टुरी को हम पर गिराने जा रहे हो, तो तुम्हारे परिवार को भी इसमें अपनी बात कहनी चाहिए। किस विषय में कहना है? उन्होंने पूछा। प्रत्येक शब्द अलग अलग था। मेरी नश्वरता, मैं इस पर वोट डाल रहा हूँ।